तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। सर कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है बच्चों, तो मेरी आवाज़ अगर थोड़ी सी अलग आ रही होगी तो थोड़ा सा इस लेक्चर के लिए प्लीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोग ने क्या पढ़ा था? देखो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने स्वार्ट्ज रिएक्शन कंप्लीट किया था, फ्रिंक्शनल रिएक्शन कंप्लीट किया था, सही है। तो हम लोग प्रिपरेशन पढ़ रहे थे, जितने भी हमारे प्रिपरेशन वाले टॉपिक्स थे वो हम लोग ने लास्ट वाले चैप्टर में हमने शुरू किया हुआ था, लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ा हुआ था। अगर आप लोगों ने इसके पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो कृपया करके प्लीज़ जाकर पहले के लेक्चर्स देख लेना, सही है। अगर आप पहले के लेक्चर्स देखोगे तभी आपको आगे के लेक्चर समझ में आएंगे। देखो मैंने पहले ही बताया था ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों एक ऐसी सब्जेक्ट है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप लोग को स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। अगर आप एक लेक्चर भी मिस करते हो बीच में का तो आगे का पूरा कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो इसीलिए जितने भी लेक्चर्स मैं अपलोड कर रहा हूँ वन बाय वन, एक एक दिन हर लेक्चर आ रहे होंगे आप लोग के लिए, तो हर लेक्चर को एक एक करके देखा करो, रोज देखा करो, और जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पर बताता हूँ उन सबके नोट्स ज़रूर से अपने बुक में लिखा करो, बनाया करो। ठीक है, ताकि चीज़ें आपको ज़्यादा तरीके से अच्छे तरीके से समझ। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जो भी चीज़ें आप लिख रहे हो, जो भी रिएक्शंस आप लिख रहे हो, जब मैं बोर्ड पे करवाऊंगा तो वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। पर जब तक आप उन चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करते बच्चों अपने बुक में 5 टाइम्स 6 टाइम्स, जब तक आप उसे प्रैक्टिस नहीं करोगे, बार बार नहीं लिखोगे, तब तक वो सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, समझ में आ जाएगी पर याद नहीं होगा। एग्जाम में आप जाओगे और आपको रिएक्शन समझ में नहीं आएगी, क्या बनाना है, प्रोडक्ट क्या बनाना है, बाय प्रोडक्ट क्या बनाना है, वो नहीं ध्यान में आएगा। ठीक है, तो अपना जो प्रैक्टिस है, अपना जो वर्क है वो अपनी तरफ से पूरी तरह करो आप, सही है, ताकि आपका जो एग्जाम है वो काफ़ी अच्छे तरीके। ठीक है, चलो तो हम लोग ने स्टार्ट किया हुआ था बच्चों हमारा हैलोजन डेरिवेटिव, 4 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट है। दिस इज द लेक्चर नंबर 5। ठीक है, आज हम लोग मेनली इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अल्काइल हैलाइड की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। उससे पहले बच्चों हमारा एक टॉपिक रह गया था, ठीक है, जो हम लोग को आज कवर करना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो वो भी मैं आप लोग को थोड़ा समझाऊंगा, उसके पीछे का मैकेनिज्म बताऊंगा। ठीक है, तो उसे समझेंगे, उसके बाद हम लोग जंप करेंगे हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद। फिजिकल प्रॉपर्टी होने के बाद हम लोग कायरलिटी वाले पे जाएंगे। ठीक है, कायरल कंपाउंड क्या होता है, डायस्टेरियोमर क्या होते हैं, इनैंशियोमर क्या होता है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज क्या होते हैं, वो सारी बातें हम लोग इसके बात करेंगे अगले वाले लेक्चर। ठीक है, सो आज इस लेक्चर में बच्चों हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर स्टडी करेंगे, समझेंगे इन चीज़ों को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपने हमारा एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है तो इसे ज़रूर से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर से कर लेना। अगर आपको वहाँ पे कोई डाउट होता है, मतलब कोई भी डाउट होता है मेरे लेक्चर्स के थ्रू, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो वो भी आप मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझे दे सकते हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये लेक्चर। सबसे पहले हमारा जो छूटा हुआ टॉपिक था लास्ट वाले लेक्चर में, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। पहले हम लोग ये समझते बच्चों कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल, दो वर्ड आप लोग सुनते रहोगे पहले से, अगर आपने 11th स्टैंडर्ड पढ़ी है, जो कि पढ़ी होगी, तो आप लोगों ने दो वर्ड पढ़े होंगे। एक होता है बच्चों इलेक्ट्रोफाइल और एक होता है न्यूक्लियोफाइल। दो वर्ड आप लोगों ने सुने होंगे ना। अब देखो ये जो फाइल वर्ड है, फाइल, जैसे मान लो मैं लिख रहा हूं न्यूक्लियो फाइल में लिख रहा हूं बच्चों। ठीक है, ये जो फाइल वर्ड है, इस फाइल का मतलब होता है लव। ठीक है, फाइल का मतलब क्या होता है, लव। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं ना हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, तो हाइड्रोफिलिक मतलब जिसको पानी से प्यार है, हाइड्रोफोबिक मतलब जिसको पानी से प्यार नहीं है, जिसको पानी से नफरत है। सही है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ऐसे कंपाउंड जिनको न्यूक्लियस से प्यार है, ठीक है, जिनको किससे प्यार है, न्यूक्लियस से प्यार है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक। नाउ न्यूक्लियस से प्यार है, इसका मतलब क्या होगा। अब देखो किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस वाला पार्ट होता है वो जनरली होता है बच्चों पॉजिटिव पार्ट। ठीक है, हमेशा क्या होता है, वो पॉजिटिव पार्ट होता है। पॉजिटिव कैसे, क्योंकि एटम के सेंटर में दो चीजें प्रेजेंट होती है, एक आपका प्रोटॉन और एक आपका न्यूट्रॉन। अब जो न्यूट्रॉन है वो तो न्यूट्रल है, पर जो आपका प्रोटॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से आपका जो न्यूक्लियस होता है बीच वाला, वो पॉजिटिवली चार्ज कहलाते हैं, और जो बाकी के साइड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। सही है, अब अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं, मान लो यहाँ पे कोई भी कंपाउंड है जो कि न्यूक्लियोफाइल है, तो उससे किससे प्यार है, उसे न्यूक्लियस से प्यार है। न्यूक्लियस का मतलब होता है बच्चों पॉजिटिव चार्ज, मतलब उसे चाहिए पॉजिटिव चार्ज।
अब कोई भी कंपाउंड पॉजिटिव चार्ज कैसे ऑब्टेन कर सकता है, कोई भी कंपाउंड को कैसे पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, पढ़ते हैं ना हम लोग बचपन से। अगर कोई भी एटम ने या फिर कोई भी एलिमेंट ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया, ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दूंगा तो मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं ना कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्यों? क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने में भरोसा रखते हैं। सही बात है। तो वैसे ही बच्चों, वैसे ही अगर मैं न्यूक्लियोफाइल की बात करूं तो न्यूक्लियोफाइल के पास बच्चों इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इसके पास बहुत ज्यादा होते हैं और ये हमेशा इन इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना चाहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना चाहते हैं। दे टेंड्स टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन। तभी तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे तभी तो ये पॉजिटिव चार्ज होंगे। That's why they are न्यूक्लियोफिलिक। इन्हें पॉजिटिव चार्ज बनना है, that's why they are न्यूक्लियोफिलिक। समझ में आई बात, ठीक है। ये हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना चाहेंगे। अगर देखो सिंपल सी बात है, आप लोग ने भी लाइफ में देखा होगा कि जिसके पास जो चीज रहती है ना वो हमेशा उस चीज से खुश नहीं होता। जैसे मान लो मेरे पास अगर घर गाड़ी बंगला आ गया तो फिर भी मुझे कुछ ऐसी चीज होगी, नहीं यार मुझे वो चीज चाहिए जो मेरे पास है, मैं उससे खुश नहीं हूं, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास 10 लाख की गाड़ी है तो मैं यार बोलूंगा नहीं यार ये 10 लाख की गाड़ी से मैं खुश नहीं हूं, मुझे यार 1 करोड़ की गाड़ी चाहिए, मुझे 1 करोड़ की मर्सिडीज चाहिए, BMW चाहिए। समझ रहे हो? तो जनरली इंसान का नेचर ऐसी होता है ना कि जो चीज जिस इंसान के पास है उससे वो खुश नहीं होता और उसे एक स्टेप आगे ही चाहिए रहता है, उसे कुछ और ही चाहिए रहता है। तो सिमिलर सी चीज यहां पे भी है। ध्यान से देखो, इसके पास क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं बट इसे इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। इसे क्या चाहिए बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा? इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके। दैट्स व्हाई इट इज न्यूक्लियोफाइल, मतलब इसे पॉजिटिव चार्ज से प्यार है। समझ रहे हो? इससे किससे प्यार है? पॉजिटिव चार्ज से। इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इसके पास खुद क्या है? नेगेटिव चार्ज है, पर इसको प्यार किससे है? पॉजिटिव चार्ज से। समझ रहे हो? तो ये हमेशा पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। ये तो बात हो गई न्यूक्लियोफाइल की। पर अभी हमें पढ़ना है बच्चों इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल ठीक इसका अपोजिट होगा, सिंपल सी बात है। I talk about इलेक्ट्रोफाइल बच्चों, तो सिंपल सी बात है, फाइल का मतलब क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया बच्चों, ये जो फाइल वर्ड है इसका मतलब होता है लव, एंड इलेक्ट्रो का मतलब होगा आपका इलेक्ट्रॉन। तो जिसको किससे प्यार है? जिसको इलेक्ट्रॉन से प्यार है, मतलब इसको क्या चाहिए? इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। समझ रहे हो? तो कोई ऐसा हो जो क्या कर सके? इसे इलेक्ट्रॉन दे सके। समझ रहे हो? कोई ऐसा हो जो इसे क्या कर सके? इलेक्ट्रॉन्स दे सके। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप होते हैं, मतलब जो भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप होते हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। दैट्स व्हाई दे नीड इलेक्ट्रॉन, इसीलिए वो हमेशा इलेक्ट्रॉन से प्यार करते हैं। समझ में आई बात, ठीक है। सो समझ में आ गया, ये समझ में आ गया हल्का सा डिफरेंस कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, ठीक है। अब ये आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ, ऐसा नहीं कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 12th बोर्ड में कि वो डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, नहीं आएगा, क्योंकि ये सब आप लोग ने 11th में सीखा हुआ है। समझ में आ रही बात? मैं सिर्फ आप लोग को थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा था। अब आ जाओ बच्चों, समझते हैं कि आखिरकार इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है। अब देखो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताने की जरूरत नहीं है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है? जब जैसे मान लो A और B है, ठीक है, और इसको मैंने किसी C से रिएक्ट किया, तो ये C क्या करेगा बच्चों? B की जगह ले लेगा और ये B बाहर निकल जाएगा। तो कैसा कंपाउंड बन जाएगा? A + C, और यहां पर B आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन में हुआ क्या है? ये एक जनरल रिएक्शन मैंने दिखाई है। तो इस रिएक्शन में हुआ क्या है? ये C आपका B के प्लेस पे आ गया है और B आपका यहां से बाहर निकल गया है। तो यहां पे सब्स्टिट्यूट हो गया। ये जो C है ना बच्चों, ये इस B की जगह क्या हो गया? सब्स्टिट्यूट हो गया। तो इसी को हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो अब हमें देखना है कि अगर बच्चों मैं किसी इलेक्ट्रोफाइल के अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करूं तो वो कैसे प्रोसीड होगी, ठीक है। तो उसके लिए बच्चों हमारे बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है टोलिन का, ठीक है। टोलिन का एक एग्जांपल दिया हुआ है ना। व्हाट इज मीन बाय टोलिन? टोलिन बच्चों आपका बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग पर एक आपका मिथाइल ग्रुप अटैच होगा, ठीक है। तो क्या होता है टोलिन? टोलिन बच्चों एक आपका बेंजीन ग्रुप होता है। इस बेंजीन ग्रुप को आप बीच में सर्कल से ही बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो दिस इज द बेंजीन ग्रुप, और इस बेंजीन ग्रुप पे बच्चों एक आपका CH3 मॉलिक्यूल क्या होगा? अटैच होगा। सो दिस इज नोन एज योर टोलिन, ठीक है। कभी कभी एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी लिख देगा, ऐसा भी लिख देगा, इसके ऊपर Me लिख देगा, Me, ठीक है। इसके ऊपर CH3 नहीं लिखेगा, इसके ऊपर Me लिख देगा। तो Me का मतलब भी होता है मिथाइल ग्रुप, ठीक है। सो CH3 इज ऑल्सो मिथाइल
और एमी का मतलब होता है मिथाइल, तो मिथाइल का शॉर्ट फॉर्म में एमी भी लिखा जा सकता है। ये दोनों ही चीज सेम टू सेम है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, दिस टोलीन। ठीक है, ये चीज क्लियर है, समझ में आई बात। तो दिस इज अवर टोलीन। अब टोलीन के अंदर दिस इज एन इलेक्ट्रोफाइल, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। अब आपका इलेक्ट्रोफाइल किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करेगा, सही बात है ना। अब इसे चाहिए इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन इसे कौन देगा भैया, न्यूक्लियोफाइल देगा, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल क्या होना चाहता है, पॉजिटिव चार्ज होना चाहता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके। ठीक है, अब बच्चों यहां पर जो रिएक्शन है वो किस पोजीशन पे हो सकती है, इसे इट इज एन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब मुझे किसी ना किसी चीज को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अब ये रिएक्शन किस किस पोजीशन पे हो सकती है, याद है मैंने आपको सिखाया था लेक्चर नंबर 1 या लेक्चर नंबर 2 में, जब नॉमेनक्लेचर पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था बच्चों इनकी जो पोजीशंस होती है, इन पोजीशन के नाम होते हैं, याद है। अगर मैं मान लो बच्चों इस कार्बन के मैं बात कर रहा हूं, तो इस कार्बन से ये वाला जो कार्बन होगा इसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्थो। दिस कार्बन इज नोन एज मेटा एंड दिस कार्बन इज नोन एज पैरा, याद मैंने आपको बताया था। ठीक है, सो ऑर्थो मेटा पैरा, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, इस कार्बन की बात करूं, तो ये चेंज होता रहता है। अगर मैं यहां से बात करूंगा तो ये ऑर्थो हो जाएगा, ये मेटा हो जाएगा, ये पैरा हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इस कंडीशन में बच्चों अगर यहां पे CH3 अटैच है, तो ये वाला कार्बन हो गया आपका ऑर्थो पोजीशन, ये वाला हो गया आपका मेटा पोजीशन, एंड दिस कार्बन विल बिकम योर पैरा पोजीशन, सही बात है। ठीक है, अब रिएक्शन होगी तो होगी कहां, ठीक है, किस पोजीशन पे आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, ये हमें जानना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभी आपकी बुक कह रही है कि आपकी जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो हमेशा ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे होती है, मेटा पोजीशन पे आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती। आपकी बुक क्या कह रही है बच्चों, ध्यान से सुनेंगे। आपकी बुक कह रही है कि आपका जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है किसी भी बेंजीन ग्रुप में जिसमें एक इलेक्ट्रोफाइल लगा हो, तो वहां पर आपका जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो ऑर्थो पे होगा और पैरा पे होगा, मेटा पे नहीं होगा। नाउ इसके पीछे का रीजन आपकी बुक नहीं देती, क्योंकि आपकी बुक को लग रहा है कि आपने 11th में सब सीखा हुआ है, सीखा है ना। ठीक है, तो मैं आपको हल्का सा इसके पीछे का रीजन बताता हूं, आ जाओ। इसके पीछे का रीजन है बच्चों रेजोनेंस, कुछ नहीं है। के पीछे का रीजन है रेजोनेंस। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे CH3 लगा दिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया बच्चों आपका CH3, ठीक है, ये आपका CH3, दिस इज योर टोलिन। अब इस CH3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH2 और यहाँ पे एक रेडिकल लगा सकता हूँ, सही है, बिकॉज आपके इलेक्ट्रोफाइल में रेडिकल का रेजोनेंस होता है, रेडिकल रेजोनेंस होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन पे रेजोनेंस होगा कैसे, ध्यान से सुनो। इस कंडीशन पे आपका रेजोनेंस किस प्रकार से होगा वो हमें थोड़ा सा जानना है। क्या होगा देखो, अगर मान लो मुझे यहां पर एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाना है, ठीक है, ध्यान से सुने, अगर मुझे यहां पर एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, मैं क्या करूंगा बच्चों, इस बॉन्ड को तोड़ूंगा। अब एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा और इस बॉन्ड को तोड़कर मान लो ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो जाएगा, यहां शिफ्ट हो जाएगा, समझ रहे हो। और इस पोजीशन पे क्या बचेगा, एक आपका रेडिकल बचेगा, समझ रहे हो। तो अगर मैं इस रिएक्शन को यहां पे लिखूं, मतलब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां लिखूं, ये कुछ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा। यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहां जाएगा CH2 और ये ऐसा ही, और यहां पे क्या आ गया बच्चों, एक रेडिकल आ गया। ठीक है, दिस विल बिकम अ रेडिकल, सही बात है, समझ में आई बात, यहां तक समझ में आया। अब मान लो इस रेडिकल को वापस घूमना है, ठीक है, तो अब मान लो ये रेडिकल अब यहां पे जाएगा डबल बॉन्ड बनाने, ये रेडिकल अब यहां पे जाएगा डबल बॉन्ड बनाने, तो इसको एक और इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, ये इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा। जब ये 2 आपका बॉन्ड है, इसमें से एक रेडिकल कहां जाएगा, यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, समझ रहे हो। तो यहां पे एक रेडिकल बन जाएगा, कैसे बनेगा ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऐसा 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 ऐसा, एक डबल बॉन्ड यहां पे बना अभी, एक डबल बॉन्ड यहां पे बना अभी, ये वाला डबल बॉन्ड टूट गया और यहां पर आ गया बच्चों एक रेडिकल, और यहां पे डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, यहां पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है, समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। अब आप देखो यहां पे एक डबल बॉन्ड बना है, सही है, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, कि ऑर्थो पोजीशन पे एक रेडिकल बन रहा है और पैरा पोजीशन पे एक रेडिकल बन रहा है। कहीं पर भी जैसे अगर आप रेजोनेंस घुमाओ, इस रेजोनेंस को पूरा घुमाओ,
कहीं पर भी बच्चों आपका ये जो मेटा पोजीशन है ना, यहां पर कोई भी रेडिकल नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे मान लो यहां पे करके देखो, अगर मान लो इसे मैं यहां पे करता हूं तो इसे मुझे तोड़ना पड़ेगा और यहां से एक यहां टूटेगा, सही है, यहां से एक यहां टूटेगा। तो कैसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर, यहां नीचे बनाऊं, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है, ये बॉन्ड ऐसा कैसा, यहां एक नया बॉन्ड बना, सही है, यहां एक नया बॉन्ड बना इस रेडिकल और इस रेडिकल की वजह से, और यहां पर एक रेडिकल आ गया CH, सही है। तो अभी भी अगर आप देखो तो रेडिकल आपको कहां मिल रहा है, ऑर्थो पोजीशन पे, ना कि मेटा पोजीशन पे, सही है। तो रेडिकल इस पूरे के पूरे रेजोनेंस में हमको एक चीज समझ में आई कि रेडिकल आपको कहां कहां मिलेगा, ऑर्थो पोजीशन, देखो दोनों साइड ऑर्थो पोजीशन पे आपको रेडिकल मिल रहा है, और पैरा पोजीशन, मेटा पोजीशन पे आपको कोई भी रेडिकल फॉर्म नहीं होता इन इलेक्ट्रोफाइल। समझ में आई बात। इसीलिए सिर्फ दो साइट ही एक्टिव होती हैं, ठीक है, सिर्फ दो ही साइट एक्टिव होती हैं, एक आपका ऑर्थो पोजीशन और एक आपका पैरा पोजीशन। मेटा पोजीशन पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा। समझ में आई बात, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि आपकी बुक ऐसा क्यों कह रही है कि ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे ही आपका रिएक्शन होगा, मेटा पे नहीं होगा। ये समझ में आ गया, ठीक है। अब रिएक्शन देख लेते हैं, आ जाओ, अब रिएक्शन देख लेते हैं। इसको मिटाता हूं मैं, ध्यान से देखेंगे सब समझ में आएगा, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। आपकी बुक ने यहां पे एक टोलिन बनाया, दिस टोलिन, एंड इसे मैं रिएक्ट कर रहा हूं बच्चों, मान लो एक Br के साथ, ब्रोमीन के साथ, ठीक है। तो दिस इज टोलिन एंड दिस इज ब्रोमीन। Br2 रहता है हमेशा, ठीक है, हमेशा Br2 रहता है। अब होगा क्या, ध्यान से सुनो, इसमें रिएक्शन कंडीशन है, यहाँ पे रिएक्शन कंडीशन है, ठीक है। कौन कौन से रिएक्शन कंडीशन है, 3 रिएक्शन कंडीशन है, तीनों आपको पता होनी चाहिए। एक Fe डार्क, ठीक है, आपका आयरन डार्क में, ये एक रिएक्शन कंडीशन है। तीनों में से कोई भी आप एग्जाम में लिख सकते हो, या फिर एग्जाम में तीनों में से कोई भी पूछी जा सकती है। एक है बच्चों आपकी FeCl3, ठीक है, और एक है बच्चों आपका अनहाइड्रस AlCl3, ठीक है, योर अनहाइड्रस AlCl3, सही बात है। तो ये 3 रिएक्शन है, दिस इज फर्स्ट, सॉरी 3 रिएक्शन नहीं, 3 कंडीशन है, दिस इज फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन। अब ये तीनों नहीं लगेगी, तीनों में से कोई एक लगेगा, तो मैं यहां पे और लिख देता हूं, और या फिर ये, सही है। तो ये कंडीशन या फिर ये कंडीशन या फिर ये कंडीशन। अब होगा क्या, होगा ये बच्चों, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे हर पोजीशन पे एक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, 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 और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, सही बात है। एंड दिस इज योर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो 2 जगह के हाइड्रोजन यहां से निकलेंगे और ये 2 ब्रोमीन वहां पे जाके क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। Br2 मतलब क्या होता है, Br2 मतलब क्या होता है बच्चों, Br। तो एक Br यहां पे चला जाएगा बिकॉज इट इज ऑर्थो पोजीशन, एंड एक Br कहां चला जाएगा, आपके पैरा, सही है, क्योंकि यही दोनों साइड क्या होती है, आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक्टिव होती है, सही है। तो आपके 2 टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, सही है। तो भी 2 लिख देते हैं ताकि आपकी जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो जाए। तो आपको 2 प्रकार के प्रोडक्ट मिलेंगे, एक दिस योर CH3 एंड दिस इज Br, दिस इज पैरा ब्रोमोटोलिन। इसका नाम क्या होगा, बिकॉज आपका जो ब्रोमीन है वो कहां पोजीशन है, पैरा पोजीशन पे, तो पैरा को हम लोग डिनोट करते हैं P से, सही है। तो इट इज पैरा ब्रोमोटोलिन, सही है, ये एक प्रोडक्ट मिला। ऐसा ही एक और प्रोडक्ट मिलेगा, यहां 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 यहां, दिस इज CH3, और एक आपका ऑर्थो पोजीशन पे क्या रहेगा, ब्रोमीन। इसका नाम सिंपल है, अब तो आपको नाम याद हो गया होगा, ऑर्थो ब्रोमोटोलिन, सही बात है, क्लियर है। सो आई होप बच्चों आप लोग को ये समझ में आ गया, ठीक है, आई होप बच्चों आप लोग को ये समझ में क्लियर है। कुछ नहीं था बच्चों, एकदम सिंपल सी चीज है। मैंने लिया है एक टोलिन, नाउ टोलिन इज अ इलेक्ट्रोफिलिक कंपाउंड, इलेक्ट्रोफाइल कंपाउंड है, और ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ठीक है। अब होगा क्या, जैसा मैंने तुम लोग को यहाँ पे रेजोनेंस से सिखाया,
रेजोनेंस से मैंने क्या सिखाया बच्चों आप लोग को कि हमेशा इस पूरे रिंग में दो साइड ही एक्टिवेट होगी, एक आपकी ऑर्थो पोजीशन और एक आपकी पैरा पोजीशन। ठीक है, एक आपकी ऑर्थो पोजीशन और एक आपकी यहाँ पे पैरा पोजीशन। कभी भी मेटा पोजीशन पे ये रिएक्शन मत करके आ जाना एग्जाम में, गलत हो जाएगा, मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि एक आपकी ऑर्थो पोजीशन एक्टिव होगी, एक आपकी पैरा पोजीशन एक्टिव होगी, मेटा पोजीशन एक्टिव नहीं होगी। क्लियर है? ठीक है, इसे लिख लेना कहीं पे बुक में। तो रिएक्शन सिर्फ दो ही जगह होगी, या तो आपका ब्रोमीन ग्रुप यहां पे लगेगा या फिर आपका ब्रोमीन ग्रुप यहां पे लगेगा। सही है, तो दो प्रकार के प्रोडक्ट मिलेंगे। और बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा? देखो, एक H यहां से निकला, एक H यहां से निकला, तो बाय प्रोडक्ट आपका क्या मिलेगा? H2। और ये गैस है, ये उड़ जाएगा। H2 जो है वो क्या है? आपका गैस है बच्चों, तो वो क्या हो जाएगा? वहां से रिमूव हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आई बात? यहां तक क्लियर है? ठीक है, सो आई होप बच्चों आप लोग को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्लियर हो गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ले लिया? ले लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो नेक्स्ट वाला है वो सेंडमेयर रिएक्शन है, पर सेंडमेयर रिएक्शन आपका इस लेसन में नहीं दिया हुआ, वो आगे के लेसन में दिया हुआ। तो जब आगे के लेसन में आएगा तब हम लोग उसे डील कर लेंगे। अभी हम लोग चलते हैं हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज। जंप इन अवर फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो सबसे पहली चीज हमको सीखनी है बच्चों, वो है नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इसके अंदर ऑन अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है बच्चों, उसका नेचर कैसा होता है। तो आ जाओ देखते हैं। मान लो यहां पे बना रहा हूं मैं C, कोई भी आपका अल्काइल हैलाइड होगा। ठीक है, यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड, और इसका जो चौथा बॉन्ड होगा वो किसी भी हैलोजन के साथ अटैच होगा। ठीक है, सो हैलोजन को हम लोग X से डिनोट करते हैं ना, इतने लेक्चर्स में मैंने आपको बताया ये चीज। सही है, तो ये आपका कोई भी हैलोजन है एंड दिस इज योर कार्बन मॉलिक्यूल। नाउ आपको एक चीज पता होगी बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, जो आपके हैलोजन्स हैं, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, वो क्या होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। वाई इलेक्ट्रोनेगेटिव? क्योंकि ये हमेशा, देखो अभी ये बॉन्ड है, बॉन्ड किससे बना हुआ है? दो इलेक्ट्रॉन से बना होता है। सही है, तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो जो बॉन्ड है बच्चों वो दो इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। अब जो एटम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करेगा, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हल्का सा अपनी तरफ पुल करके रखेगा बच्चों, मैं क्या कहूंगा? वो एटम इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल भी नहीं, आपका ये है, हाँ इलेक्ट्रोफिलिक है। इलेक्ट्रोफिलिक नहीं यार, न्यूक्लियोफिलिक है। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये आपका क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव, बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, बिकॉज ये क्या करता है? दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा अच्छा वर्ड रहेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों? आपका ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये हल्का सा बच्चों किसकी तरफ पुल रहेगा? ये हल्का सा पुल रहेगा आपके हैलोजन की तरफ, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। समझ में आई बात? समझ में आई बात? तो जब बच्चों आपका ये जो हैलोजन एटम है, अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल कर रहा है, तो इसके ऊपर बच्चों एक चार्ज लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज नहीं है, जैसे आप लोग देखते रहोगे पोला जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं, जैसे NaCl, NaCl आपका आयोनिक कंपाउंड है, तो इसके अंदर Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। सही बात है, क्योंकि ये अपने एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली इसको डोनेट कर देता है और ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है कंप्लीटली, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। पर इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली इसका नहीं हो गया बच्चों, ये हल्का सा सिर्फ इसको पुश किया है अपनी, पुश नहीं, हल्का सा पुल किया है अपनी तरफ इस इलेक्ट्रॉन को। समझ रहे हो ना? ठीक है, सो इस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को ये हल्का सा क्या करता है? अपनी तरफ पुल करता है, तो सारा इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ नहीं चला गया, तो पूरा नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा बच्चों। इट इज नोन एज पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये अगर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, अगर ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके हल्का सा पुल करके पार्शियल नेगेटिव चार्ज लगा रहा है, तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा बच्चों? इस कार्बन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इस कार्बन पे क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। समझ में आई बात? ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, सो अब अगर आप देखो तो ये पूरे के पूरे आयोनिक बॉन्ड नहीं है। ठीक है, ये पूरे के पूरे आयोनिक बॉन्ड नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो चार्जेस है बच्चों वो पार्शियल चार्ज है, तो इसमें दो पोल क्रिएट हो रहे हैं। देख रहे हैं,
जैसे हम लोग बोलते हैं ना नॉर्थ पोल साउथ पोल, वैसे ही एक है बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव पोल, पार्शियल पॉजिटिव पोल, और एक है आपका पार्शियल नेगेटिव पोल। समझ में आ रही बात? और ये पार्शियल जो पोल है ये बहुत ही हल्के हैं, दे आर पार्शियल, बहुत ही कम है। ये नेगेटिव चार्ज बहुत ही कम होगा, पॉजिटिव चार्ज बहुत ही कम होगा। समझ में आई बात? इसीलिए बच्चों इस बॉन्ड को, ये जो बॉन्ड इनके बीच में बना है ना, इस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं मॉडरेटली पोलर बॉन्ड। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडरेटली पोलर बॉन्ड। तो नाम समझ में आ गया कैसे ये नाम पड़ा? मॉडरेटली मतलब क्या? बहुत ही कम। पोलर मतलब दो पोल्स बन रहे हैं, तो जो पोल्स बने हैं पॉजिटिव नेगेटिव बहुत ही कम बने हैं, बहुत ही छोटे पोल्स हैं, एंड दिस इज बॉन्ड। सही है? तो जिस भी कंपाउंड के अंदर ये बॉन्ड प्रेजेंट होगा, जिस भी कंपाउंड के अंदर ये बॉन्ड प्रेजेंट होगा, उस कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे? मॉडरेटली पोलर कंपाउंड। ठीक है, तो ये वर्ड भी आपको पता होना चाहिए। जिस भी कंपाउंड के अंदर आपके अल्काइल हैलाइड प्रेजेंट होंगे उन कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे? मॉडरेटली पोलर कंपाउंड। ठीक है बच्चों, मैं पानी पी लेता हूं थोड़ा सा। इसे एक बार नोट डाउन कर लो, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो इसको। डन? ले लिया? समझ में आ गया सब? जितनी चीजें अभी तक मैंने पढ़ाई हैं वो सब आप लोग को आई होप क्लियर होगी। ठीक है, तो क्या बात हुई है? अगर मैं नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करूं, मतलब दो मॉलिक्यूल के फोर्स की बात करूं, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके बीच में जो बॉन्ड बने हैं, उस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को ये जो हैलोजन है ये अपनी तरफ पुल कर लेता है, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। जिसकी वजह से ये देखो, ये कंप्लीटली पुल नहीं कर पाता, ये हल्का सा पुल कर पाता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज लगता है। अगर इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज लग रहा है तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लग रहा है। ये दोनों नेगेटिव पॉजिटिव बट बहुत ही कम है, बहुत ही हल्के बॉन्ड है। ठीक है, सो दे आर मॉडरेटली पोलर बॉन्ड, बहुत ही छोटे से पोलर बॉन्ड यहाँ पे बन रहे हैं। और जिस भी कंपाउंड में ये बॉन्ड बनेगा उस कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे? मॉडरेटली पोलर कंपाउंड। समझ में आई बात? समझ में आई बात? ठीक है, आगे चले, ये समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग किसके बारे में? अच्छा यहाँ पे कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग बच्चों बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड एंथैल्पी की हम लोग बातें करेंगे। अच्छा चलो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हैलोजन्स की। देखो जैसे मान लो एक है आपका RF यानी आपका अल्काइल फ्लोराइड, एक है आपका RCl यानी अल्काइल क्लोराइड, एक है बच्चों आपका RBr यानी आपका अल्काइल ब्रोमाइड, और एक है आपका RI मतलब आपका अल्काइल आयोडाइड। ठीक है, इसके आगे की हम लोग बात नहीं करते ज्यादा। अब अगर मैं बात करूं तो अल्काइल फ्लोराइड सबसे छोटा मॉलिक्यूल है। ठीक है, सबसे छोटा मॉलिक्यूल है। तो मैं बात करूंगा जैसे R हो गया तो ये थोड़ा छोटा सा मॉलिक्यूल है, F वाला। ठीक है, क्योंकि इसका जो ये है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो भी कम है, एटॉमिक नंबर भी कम है। अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो ये फ्लोरीन से थोड़ा बड़ा है। अगर मैं ब्रोमीन की बात करूं तो ये क्लोरीन से थोड़ा बड़ा है। और लास्ट में अगर मैं आयोडीन की बात करूं तो ये ब्रोमीन से भी बड़ा है। तो अगर आप देखोगे बच्चों ध्यान से, अगर आप देखोगे बच्चों ध्यान से, तो इसका जो साइज है वो क्या होते जा रहा है? इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, अगर आप देखोगे इसका साइज इंक्रीज होते जा रहा है अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आओगे। ठीक है, अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आओगे, टॉप टू बॉटम आओगे इस डायरेक्शन में, तो इनका साइज इंक्रीज होते जा रहा है बिकॉज ऑफ एटॉमिक नंबर। इनके एटॉमिक नंबर भी तो बढ़ते जा रहे हैं ना। ठीक है, इसका 17, इसका 35, तो एटॉमिक नंबर क्या हो रहे हैं? इसके इंक्रीज होते हुए जा रहे हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है। समझ रहे हो? जिसकी वजह से क्या हो रही है बच्चों? बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो यहां पे लिख दो बॉन्ड लेंथ आपकी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगी। ठीक है, टॉप टू बॉटम क्या होगी? इंक्रीज होगी। समझ में आ गया क्यों? बॉन्ड लेंथ मतलब क्या? दो एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज नथिंग बट योर बॉन्ड। तो भैया अगर एटम बड़ा होते जाएगा तो डिस्टेंस भी तो बड़ा होते जाएगा, डिस्टेंस भी तो क्या होते जाएगा? लंबा लंबा दूर दूर होते जाएंगे। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी बच्चों? आपकी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगी। अब अगर आप अपना बुक खोलोगे तो बुक के अंदर बच्चों बहुत सारी वैल्यूज लिखी हुई हैं। ठीक है, कि इसका इतना होता है बॉन्ड लेंथ, इसका इतना होता है बॉन्ड लेंथ, पर आपको वैल्यूज नहीं याद करनी। ठीक है, एग्जाम में कभी भी आपको वैल्यूज नहीं पूछी जाएंगी कि भैया इसका 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 बॉन्ड लेंथ बताओ, नहीं, आपसे कंपैरिजन पूछा जाएगा
कि किसका बॉन्ड लेंथ किससे ज्यादा है, एक ऑर्डर बताओ, एक सीरीज बताओ कि किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, किसका बॉन्ड लेंथ कम है। समझ में आई बात, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बच्चों बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब क्या, बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब कितना टाइटली इनका बॉन्ड है, कितना ज्यादा स्ट्रांग इनका बॉन्ड है, दैट इज नथिंग बट योर बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब अगर आप देखो, अगर बॉन्ड की लंबाई बढ़ते जा रही है, बॉन्ड की लंबाई बढ़ते जा रही है, तो पोल्स एक दूसरे से दूर होते हुए जा रहे हैं, नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल एक दूसरे से क्या होते हुए जा रहे हैं, दूर होते हुए जा रहे हैं, क्योंकि इनकी लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है एज वी मूव टॉप टू बॉटम। अगर आप ऊपर से नीचे जा रहे हो तो इनकी लेंथ क्या हो रही है बच्चों, इंक्रीज होते हुए जा रही है। तो अगर बच्चों पोल्स एक दूसरे से दूर 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 पोल्स जा रहे हैं, तो इनके बीच का जो अट्रैक्शन है क्या वो बढ़ेगा या क्या वो कम हो जाएगा, जरा सोचो, कॉमन सेंस है कि अगर पोल्स एक दूसरे से दूर हो गए, मान लो ये था नेगेटिव पोल, ये था पॉजिटिव पोल, इनके बीच में थोड़ा अट्रैक्शन होगा इतने पोजीशन पे, अगर मैं यहां पे रख दूं तो इनके बीच का अट्रैक्शन बढ़ेगा या कम हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना, कम हो जाएगा, ठीक है। अगर बढ़ेगा आप सोच रहे हो तो भैया गलत हो आप, इनके बीच का अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सही है। तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है बच्चों वो डिक्रीज होती है। अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूं, बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूं तो वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिख देते, समझ रहे हो, ये क्या होगी बच्चों, डिक्रीज होगी एज वी मूव टॉप टू बॉटम। जब आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात, ठीक है। और एक है बच्चों आपकी बॉन्ड एंथैल्पी। नाउ व्हाट इज मीन बाय बॉन्ड एंथैल्पी, इसे बॉन्ड एनर्जी भी बोलते हैं, इसी चीज को बॉन्ड एनर्जी भी कहते हैं। नाउ व्हाट इज मीन बाय बॉन्ड एंथैल्पी एंड बॉन्ड एनर्जी, एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे कितनी एनर्जी डालनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे मान लो NaCl है, ठीक है, यहां लिखता हूं, दिख रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो मान लो बच्चों NaCl है, नाउ NaCl नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव है, तो भैया ये तो बहुत ही ज्यादा एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे, ये तो आयोनिक बॉन्ड है ना, और आयोनिक बॉन्ड एक दूसरे से एकदम टाइटली अट्रैक्ट होंगे। तो अगर मुझे इन दोनों का बॉन्ड तोड़ना है, अगर मुझे Na और Cl का बॉन्ड तोड़ना है, तो मुझे बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी डालनी पड़ेगी, तभी तो मैं इनको अलग कर पाऊंगा ना, क्योंकि इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है बिकॉज ऑफ द आयंस, सही है। तो अगर मुझे इनकी बॉन्ड एंथैल्पी देखनी होगी तो बॉन्ड एंथैल्पी इनकी बहुत ज्यादा होगी बिकॉज ऑफ दैट लार्ज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन देम, सही बात है ना। तो इसी तरीके से बच्चों अगर मैं यहां पे बात करूं, तो अगर देखो ये पास पास में है, ये पास पास में है, तो इनका अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो इसको डालने के लिए, इसको तोड़ने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी लगेगी। अगर इन दोनों की बात करूं तो देखो ये थोड़े से दूर हो गए, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो थोड़ा क्या हो गया, दूर हो गया, तो ये बॉन्ड थोड़ा वीक हो गया है, बिकॉज देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो ये बॉन्ड क्या हो गया, इसके कंपैरिजन में वीक हो गया, बिकॉज बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। तो अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गई, इसका बॉन्ड वीक हो गया, तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे कम एनर्जी डालनी पड़ेगी एज कंपेयर टू दिस, एज कंपेयर टू दिस मुझे इसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी लगानी पड़ेगी। सिमिलरली इसको तोड़ने के लिए बच्चों मुझे इससे भी कम एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो अगर आप देखो तो जो बॉन्ड एंथैल्पी है, तो मतलब बॉन्ड एंथैल्पी मतलब बॉन्ड की जो एनर्जी है, जिसको तोड़ने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी क्या हो रही है, गोज ऑन डिक्रीजिंग, धीरे धीरे कम होते जा रही है, बिकॉज इसका स्ट्रेंथ कम हो रहा है और इसकी लेंथ ज्यादा हो रही है, सही बात है। तो मैं कह सकता हूं ना कि बॉन्ड एंथैल्पी गोज ऑन डिक्रीजिंग as we move top to bottom, top to bottom। अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ क्या हो रहे हो, मूव हो रहे हो, तो क्या होगी आपकी जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो क्या होगी, कम होगी। बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। बॉन्ड लेंथ क्या होगी बच्चों, इंक्रीज होगी। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं इन सारी चीजों से, इतना सा पढ़ने के बाद जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, हाँ जस्ट अ सेकेंड बच्चों, तो क्या मैं ये कह सकता हूं इतना सा पढ़ने के बाद कि आपका जो बॉन्ड लेंथ है, जो बॉन्ड लेंथ है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, सही है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, ऑल्सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंथैल्पी। यहां से मैं ये रिलेशन निकाल सकता हूं,
सही बात है ना। अभी जो मैंने पढ़ा उस चीज से मैं ये रिलेशन निकाल सकता हूँ ना बच्चों कि आपकी जो बॉन्ड लेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। इसका मतलब क्या है, अगर आपकी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। और सिमिलरली ये इसके भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर मतलब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो आपकी बॉन्ड एंथैल्पी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, सो दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड जी। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलेगा, इसका लेना है, चलो ले लिया। लेट्स मूव टू बॉइलिंग पॉइंट, लेट्स मूव टू बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, थोड़ी तबीयत खराब है बच्चों, वेदर चेंज हो रहा है ना काफी ज्यादा, कभी धूप हो रही है, कभी बारिश हो जा रही है। ठीक है, चलो कोई बात करते हैं बच्चों बॉइलिंग पॉइंट की। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, देखो किसी भी सॉलिड को अगर आपको बॉईल करना है उसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का नॉर्मल सा मतलब होता है उनके बीच का बॉन्ड ब्रेक कर देना। ठीक है, अगर आप सॉलिड को लिक्विड बना रहे हो, मान लो अगर आप सॉलिड को लिक्विड बना रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, उनके बीच का स्पेस बढ़ा दे रहे हो ना। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा है ना सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में क्या था, जितने भी एटम्स थे वो एक दूसरे से एकदम टाइटली अटैच होते। पर लिक्विड में ऐसा होता है क्या, नहीं, लिक्विड में लूजली अटैच होते हैं, समझ रहे हो। तो अगर मान लो मुझे इनके बीच का गैप बढ़ाना है तो मुझे बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, सही है। और जब मैं बॉन्ड तोड़ूंगा तभी तो मुझे बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो आपको यहां पे एक लाइन याद रखनी है कि आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है, दिस इज योर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, दिस इज योर बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों आपका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा मॉलिक्यूलर मास को। ठीक है, किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, हमेशा मॉलिक्यूलर मास को। मतलब जितना मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, जितना मास बढ़ेगा किसी भी कंपाउंड का, उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। सिंपल सी बात है ना। देखो अगर मास बढ़ रहे तो एटम बढ़ रहे, अगर एटम बढ़ रहे तो बॉन्ड बढ़ रहे, और अगर बॉन्ड बढ़ रहे हैं तो उसे तोड़ने के लिए और ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो और ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। समझ रहे हो ना, कॉमन सेंस की बात है। तो दिस इज बॉइलिंग पॉइंट। अगर ये ज्यादा होगा तो आपका मोलार मास भी ज्यादा होगा, मोलार मास ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। अब ये एक अनोखी चीज देखी गई। इसका मतलब क्या है कि मान लो आपका स्ट्रक्चर सेम है, मॉलिक्यूलर मास सेम है, एटम सेम है, बट अगर उसके आइसोमर्स बने हुए, जैसे याद करो मैंने आपको पढ़ाया था कि आपका जो एन पेंटाइल हैलाइड है, अगर मैं उसका आइसोमर बना दूं तो वो एक ब्रांच हो गया, अगर मैं उसका नियो आइसोमर बना दूं तो वो ऐसे ब्रांच हो गया। तो अगर आप ब्रांचिंग करोगे बच्चों तो आपकी बॉइलिंग पॉइंट कम होती है। ऐसा देखा गया है, ऐसा ट्रेंड देखा गया है कि अगर आप ब्रांचिंग वाले एटम्स की बात करोगे, ब्रांचिंग वाले कंपाउंड्स की बात करोगे, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। समझ में आई बात। ठीक है, सो ये हल्का सा स्टेटमेंट आपको अपने दिमाग में रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मासेस एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूं, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपकी बुक से लिए गए। ठीक है, अब आपको ये जो क्वेश्चंस है बच्चों, इसमें आपको बताना है ऑर्डर, इसमें आपको वैल्यू नहीं बतानी कि इसका बताओ इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ऐसा नहीं बताना, ये सबको ही नहीं याद रखता। ठीक है मैं भी मास्टर्स कर रहा हूं, हम भी इतने सारे बॉइलिंग पॉइंट नहीं याद रखते। कुछ है एसीटोन है जो मेजरली हम लोग यूज करते हैं अपने लैब में, उसका बॉइलिंग पॉइंट हमें पता होता है, पर सबका नहीं याद करते क्योंकि हम लोग, हमारे पास टेक्स्ट बुक है, हमारे पास रेफरेंस बुक है, तो हम लोग रेफरेंस बुक से देख लेते हैं चीजें। ठीक है, तो आपको एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट हमें बताइए, आपसे ऑर्डर पूछा जाएगा कि किसका बॉइलिंग पॉइंट किसके कंपेयर में ज्यादा है। ठीक है, ऐसा पूछा जाएगा। तो अगर आप इस फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, पहले क्वेश्चन में अगर आप देखो तो यहाँ पे अल्काइल सब सेम है, CH3 मिथाइल ग्रुप सब सेम है। डिफरेंस क्या है बच्चों यहाँ पे, आपके अल्काइल हैलाइड का। ठीक है, डिफरेंस क्या है आपके, सॉरी हैलाइड का डिफरेंस है। यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पे आयोडाइड है। अगर आप देखो तो मॉलिक्यूलर मास सबसे कम इसका होगा, फिर आपका Cl होगा, ठीक है, फिर आपका Br होगा और सबसे ज्यादा किसका होगा, I का होगा। तो मैंने आपको अभी एक चीज सिखाई कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों वो डायरेक्टली किससे प्रोपोर्शनल होता है, आपके मॉलिक्यूलर मास से। ठीक है, तो अगर आपका मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा
तो आपकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, बढ़ेगी। तो मतलब इस कंडीशन में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी, एंड देन लास्ट में आपके फ्लोरीन की। समझ में आई बात? अगर आप इसको टेक्स्ट बुक वाले वैल्यूज से मिला के देखोगे तो भी आपको वही आंसर आएगा। सही बात है, ठीक है। सो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें भी वही चीज है, सबसे ज्यादा इसका, बिकॉज सबसे ज्यादा मोलार मास इसका, ठीक है। जो चीज कांस्टेंट है उसको नहीं देखने का, CH3 कांस्टेंट है, छोड़ दो उसको। यहाँ पे किसको देखो आप, इसको और इसको। सबसे ज्यादा किसका मोलार मास है, आयोडीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का और फिर फ्लोरीन का, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आएगा, सबसे ज्यादा किसका और सबसे कम किसका। अब नेक्स्ट इसकी बात करो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लोरीन सेम है, दिख रहा है, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन सेम है। तो इस केस में क्या करें, जो चीज सेम है उसको छोड़ दो, जो डिफरेंस है उसको देखो। अब यहाँ पे देखो बच्चों, एक ही कार्बन है, सही है। अगर यहाँ पे देखोगे 2 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, मोलार मास या फिर नंबर ऑफ कार्बन, मतलब आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ कार्बन से। सही, सिंपल सी बात है ना, जितने नंबर ऑफ कार्बन आपके बढ़ेंगे उतना ही मोलार मास भी बढ़ेगा, उतने ही एटम भी बढ़ेंगे, उतना ही बॉन्ड भी बढ़ेगा, सही है। तो जितने भी नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे उतना ही इसका मोलार मास इंक्रीज होगा और उतना ही इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, इसका, देन इसका, देन। समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट मोड, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें आप देखो तो भैया इसमें ब्रोमीन है, इसमें ब्रोमीन है, इसमें भी ब्रोमीन है, ठीक है। इसमें ब्रोमीन है, इसमें ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन सेम है, इसको छोड़ दो। अगर आप कार्बन काउंट करो, इसमें 1 2 3 4 कार्बन है, इसको काउंट करो, इसमें 1 2 3, इसमें 4 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन, इसमें 4 कार्बन, इसको काउंट करो 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन है। तो अब क्या करें, जहां पे आपका हैलाइड भी सेम है और आपके कार्बन नंबर भी सेम है। तो अब आता है बच्चों आपका इसका ब्रांचिंग वाला फंडा। ये फंडा आप लगाओगे, जहां पर ब्रांचिंग बढ़ेगी वहां पर बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ब्रांचिंग सबसे ज्यादा कहां है, इसके अंदर है, तो सबसे कम, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका, देन इसका, एंड देन इसका। तो सबसे ज्यादा और सबसे उससे कम और उससे कम, ऐसे, समझ रहे हो। तो बॉइलिंग पॉइंट कुछ इस तरीके से हो। क्लियर है? क्लियर है? माफ करिए, क्लियर है, चलेगा। अब एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं बच्चों, आपकी बुक से ही लिया गया है। एक क्वेश्चन है, प्रॉब्लम नंबर 10.2। ये क्वेश्चन हमको क्या पूछ रहा है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। क्या बोला है कि इसने हमको कुछ कंपाउंड का नाम दे दिया है और इस नाम को इस कंपाउंड को हमें क्या करना है, इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। कौन कौन से कंपाउंड है, सबसे पहला दिया है बच्चों यहाँ पे ब्रोमोफॉर्म। अब ब्रोमोफॉर्म क्या होता है, मैंने आपको बताया था। फॉर्म मतलब एक ही कार्बन पे 3 अल्काइल हलाइड अटैच हो। तो यहाँ पे कौन सा हैलाइड है, ब्रोमो है, तो कैसा हो जाएगा बच्चों ये C, यहाँ पे Br, यहाँ पे Br, यहाँ पे Br और यहाँ पर एक H। दिस इज योर ब्रोमोफॉर्म। नेक्स्ट इज योर क्लोरोमीथेन, ठीक है। नेक्स्ट इज योर क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन कैसे होगा, CH3Cl, क्लोरोइथेन है, सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैंने रीड नहीं किया, जस्ट क्लोरोइथेन, नहीं मीथेन ही है भाई, मीथेन ही है, CH3Cl, मीथेन, ठीक है। उसके बाद क्या है, डायब्रोमोमीथेन। डायब्रोमोमीथेन कैसे होगा, CH2Cl2, डायब्रोमो है भैया, CH2Br2, सही है, CH2Br2, एंड द लास्ट इज ब्रोमोमीथेन, द फोर्थ इज योर CH3Br, सही है। तो ये 4 कंपाउंड आपको दिया हुआ है, इसको भी मैं ऐसे ही लिख लेता हूं, चलो इसको भी ऐसे ही लिख लेता हूं मैं, CH3Br3, वही बात है जो मैंने अभी लिखी थी, पर मैंने स्ट्रक्चर में बना दिया था, अभी हम लोग नॉर्मल कंडेंस फॉर्म में लिख रहे हैं। तो ये 4 आपको कंपाउंड दिए गए हैं आपके प्रॉब्लम के हिसाब से, एंड यू हैव टू अरेंज इन इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में आपको क्या करना है, अरेंज करना है। अब आप ध्यान से देखो,
ध्यान से देखो बच्चों, तो इसके अंदर क्या है, एक कार्बन है, एक H है, लेकिन 3 ब्रोमीन है जो कि बड़े बड़े, 3 ब्रोमीन है जो कि क्या है बच्चों, बड़े बड़े हैं। फिर आप देखो तो ब्रोमीन से Cl छोटा होता है, पर वापस यहां पे ब्रोमीन है तो ब्रोमीन ये बड़ा होगा, समझ रहे हो? तो मतलब इसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा होगा। फिर कंपेयर करो तो दूसरे नंबर पे इसका मॉलिक्यूलर मास आएगा, सही है, क्योंकि यहाँ पे 2 ब्रोमीन के ग्रुप है, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 होता है, तो सबसे ज्यादा है ये, सही है। फिर अगर आप देखो बच्चों तो यहाँ पे एक ब्रोमीन है और यहाँ पे एक Cl है, तो दोनों में से बड़ा कौन होगा, दोनों में से बड़ा कौन होगा, ऑब्वियसली ये बड़ा होगा, बिकॉज ब्रोमीन इज बिगर मॉलिक्यूल देन Cl। तो थर्ड नंबर पे ये आएगा एंड फोर्थ नंबर पे, सही बात है। तो आपका ऑर्डर कैसा हो जाएगा, आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसा हो जाएगा, सबसे पहला और CH3 नहीं CH3 नहीं CH Br3 सबसे बड़ा, फिर सेकंड नंबर पे आपका CH2 Br2, सही है, फिर थर्ड नंबर पे आपका CH3Br एंड द लास्ट CH3। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? समझ में आ गया बच्चों, समझ में आ गया ये वाली बात? ठीक है, आगे बढ़े, चलो आ जाओ, चलो आ जाओ। आज इस लेक्चर की लास्ट बात हम लोग यहां पे एंड करेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अल्काइल हैलाइड की सॉल्युबिलिटी के ऊपर बात थोड़ी सी करते हैं। आ जाओ। सॉल्युबिलिटी मतलब आप लोग देखा होगा, जैसे आप लोग पानी के अंदर शुगर घोलते हो तो वो आराम से घुल जाता है ना, उसके अंदर आपको वापस शुगर मॉलिक्यूल दिखते हैं क्या, नहीं दिखते। तो मैं कह सकता हूं कि भैया जो शुगर मॉलिक्यूल है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल है, सही है। पर वहीं बच्चों अगर आप पानी के अंदर रेत मिलाओ तो क्या वो एकदम से गायब हो जाती है रेत? नहीं, वो मिलती ही नहीं है, वो उसके अंदर यही नहीं होती, मिक्स ही नहीं होती, सही है, तो वो उसके अंदर इनसॉल्युबल है, समझ रहे हो। तो वैसे ही हम लोग सॉल्युबिलिटी देख रहे हैं बच्चों किसकी, अल्काइल हैलाइड की, कि आखिरकार अल्काइल हैलाइड किसमें सॉल्युबल है किसमें इनसॉल्युबल। ठीक है, अभी हम लोग ने बात की थी कि जो आपका अल्काइल हैलाइड है बच्चों जिससे अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड में इसके ऊपर होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड इसके ऊपर होता है बच्चों पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, सही है। इट कंटेन पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड इट कंटेन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, सही बात है। ठीक है, ये बच्चों थोड़ा सा गला ज्यादा ही खराब हो गया, ठीक है, जल रहा है, चलो कोई बात नहीं, इसको कंप्लीट करते पहले हम। तो आपकी बुक क्या कह रही है बच्चों, ध्यान से सुनेंगे। आपकी बुक कह रही है कि आपके जो अल्काइल हैलाइड हैं, अल्काइल हैलाइड हैं विल नेवर फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर। ठीक है, पानी के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ वंडर वॉल फोर्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक वंडर वॉल फोर्स का प्रकार है। क्या होता है बताता हूं, देखो, जैसे मान लो दिस इज योर HOH, सिमिलरली दिस इज योर HOH, सिमिलर मान लो, ठीक है, और यहां पे मैंने डाल दिया सॉल्ट। अब सॉल्ट तो पानी के अंदर आराम से डिजोल्व हो जाता है, ठीक है, अगर आपके पास टाटा नमक है तो सारे हो जाते हैं, ठीक है, टाटा नमक वाले तो खाली ऐड करते थे फालतू का। अब मान लो बच्चों मैंने इसके अंदर डाल दिया NaCl, ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, NaCl डाल दिया। अब अगर आप देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो इस ऑक्सीजन के पास हल्का सा नेगेटिव चार्ज, इस हाइड्रोजन के पास हल्का सा पॉजिटिव चार्ज, सिमिलरली इसके पास हल्का सा नेगेटिव चार्ज एंड इसके पास हल्का सा पॉजिटिव चार्ज। अगर आप यहां देखो तो इसके पास भी क्या होता है, डेल नेगेटिव, इसके पास भी क्या होता है, डेल पॉजिटिव। तो होता यह है बच्चों कि जैसे ही ये पानी में मिक्स होता है, जैसे आपका NaCl पानी में मिक्स होता है, इस Na पॉजिटिव चार्ज और इस ऑक्सीजन Cl के साथ में क्या होता है, थोड़ा बहुत अट्रैक्शन देखने के लिए मिलता है, इसके और इसके बीच में थोड़ा अट्रैक्शन देखने के लिए मिलता है। सिमिलरली क्लोरीन नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज, तो इन दोनों के बीच में भी हल्का सा अट्रैक्शन देखने के लिए मिलता है। दिस अट्रैक्शन इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग एकदम तगड़ा बॉन्ड नहीं है, मैं नहीं कह सकता कि एकदम असली बॉन्ड है, रियल बॉन्ड है, नहीं, ये सिर्फ टेम्पररी बन रहा है इसके साथ, ठीक है, सिर्फ दोनों हल्के से इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं एक दूसरे के। तो दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बच्चों
अल्काइल हैलाइड में नहीं होती, अल्काइल हैलाइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। दैट्स वाई, यही एक रीजन है कि आपके अल्काइल हैलाइड इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। लिख दूं यहां पे, अल्काइल हैलाइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। समझ रहे हो, पानी के अंदर ये इनसॉल्युबल होंगे बिकॉज ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पा रहे हैं। तो अगर ये पानी के अंदर इनसॉल्युबल है तो किसके अंदर सॉल्युबल होंगे? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। सिंपल है, दे आर soluble in ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। समझ में आई बात? ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होते हैं? जैसे आपका ऑयल्स, जितने भी ऑयल हैं दे आर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, जो आपके बेंजीन है तो वो भी ऑयल की तरह ही होते हैं, सो दे आर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो आपके अल्काइल हैलाइड्स ऑयल के अंदर सॉल्युबल है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल है, एक्वस के अंदर सॉल्युबल नहीं, एक्वस मतलब वाटर के अंदर। ठीक है, सो दिस इज योर सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। क्लियर है? समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? तो आपका जो फिजिकल प्रॉपर्टी वाला टॉपिक है, जो आपका फिजिकल प्रॉपर्टी वाला टॉपिक है वो यहीं पे होता है खत्म। ठीक है, अब इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। अगला जो लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम लोग बच्चों ऑप्टिकल एक्टिविटीज को पढ़ेंगे। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, कायरल कार्बन क्या होते हैं, कायरलिटी क्या होती है, ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज क्या होते हैं, इनएंशियोमर्स क्या होते हैं तो उनके ऊपर थोड़े से हम डिस्कस करेंगे अगले वाले लेक्चर में। ठीक है, चलेगा? सो आई बच्चों, होप आप लोग को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अपने दोस्तों तक जरूर से शेयर करना इस लेक्चर वीडियो को। ठीक है, अपने सारे दोस्तों को बताना कि हमारे चैनल पर केमिस्ट्री के लेक्चर्स रेगुलरली आ रहे हैं और आपको मिल रहे हैं। ठीक है, चलेगा? सो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। मिलते हैं बच्चों आप लोगों से अगले लेक्चर में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग।